हेलो हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। सो जैसा कि मैंने आपको एप्लीकेशन स्टार्ट कराई थी, हम लोग एप्लीकेशन देख रहे थे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, यानी कि जिसमें हमें ये देखना था कि अगर हमारे पास कोई एक फोर्स है तो उसको हम लोग किस तरह से अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था हमें ये देखना है कि जो रिजोल्यूशन होता है एक्चुअल में हमारी एवरीडे लाइफ में इसका कहाँ पर यूज होता है। सो मैंने आपको सबसे पहले जो कराया था वो था पुश और पुल ऑफ लोन रोलर। हमारे पास एक रोलर था जिसको हमने पुश किया था और पुल किया था अपनी तरफ। आई होप आपको वो वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने उस टॉपिक के नोट्स भी बनाए होंगे और अच्छे से उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। उसी एप्लीकेशन के नेक्स्ट वाले पॉइंट की तरफ आज हम आए हैं और सेकंड पॉइंट में हमें जो एप्लीकेशन देखनी है वो है वॉकिंग ऑफ अ मैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। यानी कि आज मैं आपको चलना सिखाऊंगी। चलना वो तो हमने बचपन में सीख लिया था, है ना। अब आप ये कहेंगे तो देखिए बेटा, जब हमने बचपन में चलना शुरू किया था तो वो चलना हमारा नॉर्मली जो हमारा नेचर है, इंसान का, एनिमल्स का जो नेचर है, सिंपली एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, उसको हमें सिर्फ इतना ही पता है कि हम लोग चलते हैं, अपने पैरों से चलते हैं, सिर्फ इतना ही पता है। हमें उसका साइंटिफिक रीजन नहीं पता है कि एक्चुअल में हम अगर ग्राउंड पर चल पाते हैं तो वो क्यों चल पाते हैं और किस कारण से चल पाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन होता है कि आप अपने एक पैर को उठाते हैं और फिर आपका दूसरा पैर ग्राउंड को क्या करता है, पुश करता है। अब पुश और पुल वाला जो टॉपिक था वो मैं आपको पहले वाली लेक्चर में करा चुकी हूँ। जिन बच्चों ने लेक्चर देखा है उनके ये आज वाला लेक्चर समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं देखा है बेटा, आप सबसे पहले फर्स्ट वाली जो हमारी पुश एंड पुल की वीडियोस हैं उसको जाकर देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। देन उसके बाद आपको ये टॉपिक इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज क्या करने वाले हैं हम लोग, आज सिंपली हम लोग ये समझेंगे कि किस तरह से हम जब अर्थ के ऊपर चलते हैं तो हम किस तरह से ग्राउंड के ऊपर अपना फोर्स अप्लाई करते हैं और उसी फोर्स का हमें क्या करना है, रिजोल्यूशन करना है। क्योंकि हम लोग सीख क्या रहे हैं, वही तो सीख रहे हैं ना, एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले आपको रिजोल्यूशन आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस टॉपिक में हमें और क्या क्या इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। सो आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, मेरी राइटिंग तो पता नहीं कैसी है, लेकिन मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। तो आप लोग प्लीज ये जो मैंने ये बनाया है ना, ये फुट है, पैर है हमारा, मुझे नहीं आता बनाना। प्लीज आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा अपनी बुक में और अपने आप बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं आता, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है, सो ये अजीब सा बना है, मुझे भी नहीं पता ये क्या बन गया है, बट ये फुट है, मैं आपको ये बता सकती हूँ बस। ठीक है, तो चलिए फिर एक एक फोर्स को अच्छे से समझाते हुए, बनाते हुए मैं आपको कराऊंगी। कहीं पर भी कोई भी आपको एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, क्योंकि आप देख सकते हैं हर जगह बहुत सारे फोर्सेस हैं। यहाँ पर दो तरह के फोर्स है, यहाँ पर भी है ना, फिर ये दो है, तो क्यों है, कहाँ पे है, क्यों आया, कैसे आया, सारी चीजें मैं आपकी क्लियर करूंगी। बस आप बने रहिएगा मेरे साथ और अच्छे से चीजों को समझते हुए चलिएगा। देखिए, सबसे पहले वॉकिंग ऑफ अ मैन इज एन एग्जांपल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। पहला एग्जांपल तो हम लोग देख चुके हैं। पहला एग्जांपल कौन सा था, पुश एंड पुल ऑफ अ लोन रोलर। तो अब हम क्या देखेंगे कि किसी मैन का चलना, मैन का ग्राउंड पर वॉक करना, चलना ही क्या है, एक एग्जांपल है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स का। सो व्हेन ए मैन वॉक्स, जब कोई इंसान चलता है, आदमी चलता है, he pushes the ground with his foot as shown। तो वो जब चलता है तो आप कभी ना फील करके देखिएगा, एक बार आप खुद चलकर देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। ये वाला टॉपिक है ना, प्रैक्टिकली समझोगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। सो इस टॉपिक को आप लोग प्रैक्टिकली करके देखिए। जब हम चलते हैं तो हमारा, मान लीजिए ये हमारा क्या है, फुट है। जब हम चलते हैं तो हमारा एक पैर सिर्फ इतना ऐसे करता है और इस ये वाला जो हिस्सा होता है आगे वाला, ये क्या करता है, ऐसे पुश करता है पीछे की तरफ
ग्राउंड को। चल के देखिए, जब हम चलते हैं तो हमारा एक पैर ऊपर रहता है और दूसरा वाले पैर के आगे वाला हिस्सा ऐसे ग्राउंड को क्या करता है, पुश करता है। सो ये वाला आपको तब समझ में आएगा जब प्रैक्टिकली आप इसको एक बार करके देख लोगे। सो हम कैसे चलते हैं, हम लोग चलते हैं जब हमारा जो फुट होता है उससे आगे वाला पार्ट ऐसे पुश करते हुए ग्राउंड को पीछे करता है। और आपको शायद पता होगा, वॉकिंग ऑफ अ मैन is the example of action and reaction and third law of motion, क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें बताता है कि अगर किसी चीज पर आप फोर्स लगाओगे तो वो चीज भी आपके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाएगी। और इसी वजह से हम क्या करते हैं, ग्राउंड पे चलते हैं कि जब हम एक बार पुश करते हैं ग्राउंड को तो जो ग्राउंड है वो भी हम पे रिएक्शन लगाती है और हमें आगे की तरफ धकेलती है। सो यहाँ पर ये चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्या आएगा कैसे आएगा ना आप पता है ना आपको पता है ना मुझे पता है, सिर्फ टीचर को पता है वो किस तरह से क्वेश्चन दे सकते हैं, तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं। सो आपको ये भी याद रखना है कि वॉकिंग ऑफ अ मैन इज द एग्जांपल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। सो अब हम आते हैं हमारे डायग्राम की तरफ, क्योंकि डायग्राम से ही हमें समझना है किस तरह से हमारे जो बाकी के कंपोनेंट होंगे उनको हम डिवाइड करेंगे। डायग्राम आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, इसको समझने के लिए आपको अपने दिमाग को शांत रखना होगा, एक जगह पे अपनी पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए, बिल्कुल शांति से इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे हमें सारे कंपोनेंट को यहाँ पर तोड़ना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। डायग्राम में हाफ हाफ आपको साइड में करके बताती रहूंगी तोड़ तोड़ के, ठीक है। तो देखिए, लेट द फोर्स ऑफ पुश बी एफ, हमारे पास एक फोर्स F है जिसको हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। मैंने अपने पैर से, ये मेरा पैर है और मैंने पैर से ग्राउंड को क्या किया है, पुश किया है, और इस पुश फोर्स का नाम मैंने क्या रखा है, F। ध्यान से देखते जाइएगा, थ्योरी के साथ साथ आपको ये डायग्राम भी साथ साथ आना चाहिए, समझ में भी और बनाना भी। तो साथ साथ अच्छे से समझते हुए चलिए मैं क्या बता रही हूँ और क्यों बता रही हूँ। सो हमने कहा कि यहाँ पर एक फोर्स है जिसका नाम मैंने F रखा है, विच मेक एन एंगल थीटा, जो कि थीटा एंगल बना रहा है विद ग्राउंड के साथ। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आर एक्ट ऑन हिज फुट। जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जैसे ही हम लोग ग्राउंड पे अपने फुट से ऐसे पुश करते हैं तो अर्थ भी हमारे ऊपर क्या लगाती है, रिएक्शनल फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से हम ऐसे आगे की तरफ चल पाते हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर आप अपने फुट से यहाँ पर पुश कर रहे हो जिसका नाम आपने F रखा है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगी, रिएक्शन आएगी R। सो मैं आपको साथ साथ यहाँ पर एक अलग से डायग्राम बताती जा रही हूँ। आपके पैर ने, आपके पैर के आगे वाले हिस्से ने अर्थ को पुश किया पीछे, तो ऐसे पुश किया तो हमने फोर्स लगाया F, हमने अर्थ पर फोर्स लगाया F टेढ़ा। कभी करके देखो, जब हम चलते हैं तो पैर ऐसे ऐसे टेढ़ा हो जाता है, प्रैक्टिकली करके देखो। सो हमने कहा कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक रिएक्शनल फोर्स आ जाता है और इसका हमने नाम क्या रखा, रिएक्शनल फोर्स R। सो अब हमारे पास यहाँ पर दो कंपोनेंट आ गए, एक तो आ गया पुश वाला फोर्स और एक आ गया हमारे पास R। ये चीज समझ में आई आपके कि ये दोनों फोर्स कहाँ से आए, क्योंकि हमारे पैर ने, ये हमारा फुट है बेटा, बना लेना, मुझे बनाना नहीं आता, ठीक है। ये हमारा फुट है, हमारे फुट ने पैर से पुश किया ग्राउंड को, यहाँ पर आप लिख सकते हो ये हमारा ग्राउंड है, इसको थोड़ा सा मोटा करके भी दिखा सकते हो, ग्राउंड, ठीक है। सो ये ग्राउंड है और फुट ने पुश किया पीछे की तरफ और उसके बाद हमें क्या मिली, रिएक्शन मिली R। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं R F की क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। भाई हम बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि हमने फोर्स लगाया F, रिएक्शन फोर्स मिला R जो कि क्या है, इक्वल अपोजिट, इसलिए हम लिख देते हैं ये दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है, एक जैसे। मैग्नीट्यूड का मतलब है, यहाँ पे जो मैंने ये लाइन लगाई है ना, ऐसे दो लाइन, उनका मतलब है मैग्नीट्यूड, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि अगर यहाँ पे फोर्स तुम्हारा 2 न्यूटन का है
तो रिएक्शनल फोर्स भी कितने का होगा, 2 न्यूटन का ही होगा। सो हमने यहाँ पर लिखा है F हमारा किसके इक्वल है, R के। तो इतनी चीज तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। सिंपल सा टॉपिक है ये हमारा कि हमने एक फोर्स लगाया F और उसकी वजह से रिएक्शनल फोर्स क्या आया, R। अब आते हैं रिजोल्विंग R इंटू 2 कॉम्पोनेंट। अब हमें R को 2 कॉम्पोनेंट में तोड़ना है। बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज को कि कैसे मैं इसको तोड़ रही हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है तभी आपके समझ में आएगा, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले तो इस बात को समझ लो कि जब हम खड़े थे, जब मैं ऐसे खड़ी हूँ तो मेरा सारा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो जब मैं खड़ी हूँ तो मेरा वेट यहाँ पर क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ mg। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, mg। अब हम r को रिजोल्व करेंगे। रिजोल्व करना मैंने सिखा रखा है। अगर आपके पास कहीं पर भी कोई भी कंपोनेंट में रिजोल्व करना है तो उसको बीच में लेना है। तो ये R है, इसको बीच में लेना है, तो ये बीच में कैसे आएगा, ऐसे ही तो आएगा। और कोई तरीका है ही नहीं कि इसको बीच में ले ले। और एंगल क्या होना चाहिए इन दोनों कंपोनेंट के बीच में, 90 का। तो मुझे इसको अगर रिजोल्व करना है R को, तो एक तो होना चाहिए सीधा, तो ये हो गया सीधा, और एक होना चाहिए ऐसे, तो एक हो गया ऐसे। तो 2 हमने कंपोनेंट में तोड़ लिया। ये वाला जो खड़े वाला होता है वो कौन सा होता है, हमारा साइन थीटा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये वाला कौन सा होगा, हमारा r साइन थीटा, और ये वाला कौन सा होगा, हमारा r कोस थीटा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर मेन डायग्राम में भी r कोस थीटा, r साइन थीटा। तो इतना काम तो हमारा हो गया और बहुत आसानी से हो गया और हमें समझ में भी आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक की कोई समस्या अगर किसी को हो तो वो मुझे बता दें। ठीक है बेटा, इतना हो गया, ओके। अब हम करेंगे हमारे पास F जो है उसको रिजोल्व। अब देखिए इसके अपोजिट में ये है, तो मैं F को इसी डायरेक्शन में क्या कर सकती हूँ, रिजोल्व कर सकती हूँ। तो जब मैं F को करूंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा F साइन थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा F कोस थीटा। हमने कहा ये इक्वल अपोजिट है, तो मैं F को इसी डायरेक्शन में क्या कर रही हूँ, रिजोल्व कर रही हूँ, क्योंकि हमारा R जो है वो F के क्या है, इक्वल। तो अब आप देख सकते हैं ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम अब बिल्कुल एक जैसा हो चुका है। ये डायग्राम मैंने शुरू में इसलिए बनाया था क्योंकि आपको बुक में ऐसा दे रखा है। एक्चुअल में ये ऐसे बन के तैयार कैसे हुआ है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, और आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। सो अब जल्दी से मुझे बताइए कि यहाँ तक का पूरा सिस्टम आपको समझ में आया, क्या डायग्राम समझ में आया। डायग्राम यहाँ पर सबसे ज्यादा मेन है, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पर वो डायग्राम है। अगर आपके डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया तो फिर तो आपसे कोई भी क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछ लिया जाए आप आसानी से बता सकते हो। अब आप देख सकते हो पुश और पुल में सिंपली हमारे पास 2 ही चीजें थी, ज्यादा कुछ नहीं था डायग्राम में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दे दिया हुआ है कि यहाँ पर रिएक्शन है, पुश है, फिर एक साथ यहाँ पे 2 फोर्सेस रिजोल्यूशन है, यहाँ पे फिर फोर्सेस रिजोल्यूशन है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, आई नो दैट। सो इस कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए मैं यहाँ से एक डायग्राम इरेज कर देती हूँ। हम सिर्फ मेन डायग्राम पे अब ध्यान देंगे और देखेंगे कि हमारे इस टॉपिक में और ध्यान देने वाली कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का कंप्लीट पूरा सिस्टम आपके समझ में आया, किस तरह से ये डायग्राम बनाए, कैसे हमारा पुश हुआ था, रिएक्शन R आई है, फिर उसके बाद हमने R को क्या किया, रिजोल्व किया। तो यहाँ पे हमारा R कोस थीटा आया, यहाँ पे हमारा R साइन थीटा आया। फिर हमने किसको रिजोल्व किया, क्योंकि रिजोल्यूशन मेन काम है यहाँ पे। देन उसके बाद मैंने पुश को F को रिजोल्व किया, लेकिन F को बीच में लेते तो ऐसे आता, लेकिन मैंने कहा कि ये दोनों तो इक्वल है, तो हमने इसको क्या कर दिया, पीछे के साइड। देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है रिजोल्विंग R इंटू 2 कॉम्पोनेंट। R को क्या करना है, 2 कॉम्पोनेंट में तोड़ना है। एक है हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट जो कि है R कोस थीटा, जो कि F कोस थीटा के क्या है, इक्वल। आप देख सकते हैं R कोस थीटा F कोस थीटा, क्योंकि F किसके इक्वल है, R के। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी कि यहाँ पे F इज इक्वल टू क्या होगा, R होगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 कंपोनेंट हमने तोड़े और ये दोनों ही क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट।
चाहे तो आप ऐसे करके लिख भी सकते हैं समझाने के लिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्योंकि देखिए आपको एक बात बताती हूँ और बहुत जरूरी बात है, जब एग्जामिनर जो है वो जब पेपर चेक करता है तो वो थ्योरी पढ़ने में, देखिए मैं खुद एक टीचर हूँ, तो थ्योरी पढ़ने में ना थोड़ा सा हेजिट, मतलब इतनी थ्योरी कौन पढ़ेगा। सो टीचर क्या चाहता है, बच्चा जो है डायग्राम में ही सब कुछ बता दे। सो आप कोशिश किया करो, अगर किसी भी टॉपिक में डायग्राम है तो आप अपनी थ्योरी को ज्यादा से ज्यादा डायग्राम के वे में समझा पाए। आप जितना ये कर पाएंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा, उतने ही अच्छे तरीके से आपका मार्क्स भी अच्छे आएंगे और टीचर को समझ में भी आएगा। नेक्स्ट है वर्टिकल कंपोनेंट, r इज इक्वल टू r साइन थीटा एंड f साइन थीटा। तो हमारे पास ये दो कंपोनेंट है, तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं कि ये हमारे कैसे कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट। ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से, r साइन थीटा, f साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कौन सा है, f कोस थीटा और r कोस थीटा। तो यहाँ पर हमारे दो ही हॉरिजॉन्टल हैं और दो ही वर्टिकल कंपोनेंट है। तो इन चीजों को आपको बहुत ध्यान से आराम से बनाना है। जब भी आप अपना डायग्राम बनाएं, चाहे आप फेयर नोटबुक में बनाएं या फिर आप एग्जाम में बनाएं, सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है। कभी भी लाइफ में डेरिवेशन या डायग्राम सीधा सीधा नहीं शुरू करना। आई मीन टू से कभी भी डायरेक्ट मत करने लग जाना, ये डायग्राम है और या फिर डेरिवेशन वाला है तो ये डेरिवेशन है, ऐसे नहीं करना है। जब भी कोई डेरिवेशन या डायग्राम वाला टॉपिक होता है तो उसमें थोड़ी सी, चाहे 2 लाइन की थ्योरी लिखिए, 2 लाइन की थ्योरी होनी चाहिए, बीच में डायग्राम होना चाहिए। ना डायग्राम के उधर कुछ लिखना है, ना डायग्राम के इधर कुछ लिखना है, दोनों थ्योरी के बीच में आपका क्या होना चाहिए, डायग्राम। और डायग्राम में जितना एक्सप्लेन कर पाओ, जितना स्पेस आप दे पाओ डायग्राम को उतना दो, अच्छे से डायग्राम में ही सब कुछ बता दो ताकि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले। अगर थ्योरी में आपको नहीं भी आ रहा है तो उसको आप डायग्राम के थ्रू समझा सकते हैं। सो डायग्राम को नीट एंड क्लीन बनाइएगा। जब आप कंपोनेंट लिखें तो ऐसे मतलब एक ही में मत घुसाइएगा, दूर दूर करके लिखिएगा ताकि देखने में भी अच्छा लगे और बहुत ज्यादा समझ में भी आए और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा ना हो। ऐसा ना हो आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि आपने क्या बनाया है, ठीक है। सो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, अच्छे से इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। देन उसके बाद हमें यहाँ पर जो पॉइंट्स ये हमें दिए हुए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लेट लिखा हुआ है, सो लेट वाला पॉइंट, फिर मैंने ये f इज इक्वल टू r वाला पॉइंट जो है वो ऐसे ही यहाँ नहीं लिख दिया, मैंने अलग लाइन में लिखा है। और आप चाहें तो इसको ऐसे बॉक्स में भी बंद कर सकते हैं, इससे इंटरेस्टिंग भी लगेगा, टीचर को भी अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा करके देखोगे तो, ठीक है। सो ये मैं आपको नोट्स का तरीका भी बता रही हूँ, नोट्स में कैसे लिखना है और वैसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना है। सो अटेम्प्टेशन भी हमारी साथ साथ चल रही है, ठीक है, एग्जाम की भी तैयारी साथ साथ चल रही है। सो आई होप आपको यहाँ से और यहाँ तक का तो समझ में आ गया होगा विद डायग्राम कि कैसे हमने रिजोल्यूशन किया है सिर्फ एक फोर्स से। हमारे पैर ने, हमारे फुट ने सिर्फ एक फोर्स लगाया और वो फोर्स था पुश। उसके बाद रिएक्शन खुद आई, फिर उसके बाद ये कंपोनेंट खुद आए, हमने सिर्फ अपने फुट से क्या लगाया था, फोर्स लगाया था जिसका नाम क्या था, पुश, और उसको डिनोट किससे किया था, एफ से। देन उसके बाद रिएक्शन आई और रिएक्शनल फोर्स को हमने क्या किया, दो दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, क्योंकि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आर। हमें एफ को तो खाली छोड़ नहीं सकते ना, तो हमने एफ को भी क्या कर दिया, दो दो कंपोनेंट में तोड़ दिया। अब हमें ये देखना है कि जो हमने दो दो कंपोनेंट तोड़े हैं, एफ आर कोस थीटा, एफ कोस थीटा, इनमें से हमें ग्राउंड पर चलने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। जैसे कि अगर आपको याद हो पुश और पुल वाले में साइन थीटा वेट को क्या कर लेता था, या तो बैलेंस करता था या वेट को इंक्रीज करता था। सिर्फ एक एफ कोस थीटा ऐसा था जो उसको पुश और पुल कराने में क्या करता था, हेल्प करता था। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है और सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम समझ में आया। अब मैं बताऊं कि कंपोनेंट कौन सा है जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे चलने के लिए।
तो जल्दी से आप इसको पहले नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कौन रिस्पॉन्स। सो इतना हम कर चुके हैं। वर्टिकल कंपोनेंट r इज इक्वल टू r साइन थीटा है f साइन थीटा के इक्वल। सो ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है बेटा, ये दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है ना। तो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल को, तो देखिए यहाँ पर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ r, वर्टिकल कौन सा है, r साइन थीटा और f साइन थीटा, r साइन थीटा और f साइन थीटा, बैलेंस वेट ऑफ मैन, यानी कि ये दोनों तो वेट को बैलेंस करने में लग गए, यानी कि मैं लिख सकती हूँ mg इज इक्वल टू r साइन थीटा प्लस f साइन थीटा। फर्स्ट इक्वेशन हमारी, हमने कहा कि f साइन थीटा और r साइन थीटा ये दोनों तो बैलेंस करने में लग गए क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है ना, अपोजिट है। आगे बोला गया ऑन द अदर हैंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट r cos थीटा हेल्प द मैन टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि अगेन जो मूव करने के लिए हेल्प कर रहा है वो कौन है, हमारे पास मेन कंपोनेंट जिसका नाम है r cos theta. So r cos theta is responsible for walking of a man. किसी मैन के चलने के लिए, किसी आदमी के चलने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल में कौन, r cos थीटा। f cos थीटा भी हो सकता है, दोनों इक्वल है, आप कोई भी ले सकते हो। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैडम ने r cos थीटा क्यों लिया, r sin सॉरी f cos थीटा भी था, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो है ना इंटरेस्टिंग जानना कि साइंटिफिक वैल्यू पे हमारे चलने का मीनिंग अलग है, हमारे मूव करने का, हमारे ग्राउंड पे चलने का मीनिंग साइंस की लैंग्वेज में, फिजिक्स की लैंग्वेज में अलग ही है। हम लोग अब तक सोचते थे सिर्फ मम्मा या पापा की उंगली को पकड़कर चलना ही मेन चलना होता है, लेकिन फिजिक्स हमें बताती है कि चलने की एक अलग ही डेफिनेशन होती है। सिर्फ चलना, नॉर्मली एक पैर को उठा के चलना ही नहीं होता है, एक्चुअल में उसके पीछे भी फिजिक्स है, उसके पीछे भी हमारे क्या है, बहुत से साइंस फैक्ट्स हैं कि किस तरह से हमारा जो पैर है वो फोर्स लगाता है, पुश करता है पीछे के साइड, जैसे कि यहाँ पर करा, और उसको बैलेंस करने के लिए रिएक्शनल फोर्स होता है। फिर हम लोग अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं कौन सी, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स की, फिर वो रिजोल्यूशन लगता है, देन उसके बाद उस रिजोल्यूशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो बैलेंस करने में चला जाता है वेट को, और सेकंड वाला क्या करता है, रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे चलने के लिए, ठीक है। सो इन सारी चीजों को आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से अपनी नोटबुक में इसको बनाइएगा, इसके नोट्स बनाइएगा। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, ये जो कंप्लीट डायग्राम मैंने आपको दिया है, कंप्लीट मतलब कंप्लीट डायग्राम आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, कहीं पर भी कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है, कहीं पर भी। देखो जो सबसे ज्यादा बच्चे गड़बड़ करते हैं वो भूल जाते हैं f साइन थीटा कहाँ आएगा और कोस कहाँ आएगा। साइन हमेशा वर्टिकल होता है, या तो ऊपर आएगा या नीचे आएगा, कोस या तो ऐसे आएगा या ऐसे आएगा। अब बस आपको ये देखना है कि किस तरह से आपको उसको तोड़ना है। गलती मत करिएगा, चीजों को अच्छे से बनाइएगा, अच्छे से समझिएगा किस तरह से उन कंपोनेंट्स को तोड़ना है, कैसे कैसे वहां पर काम करना है, कैसे ये वर्टिकल कंपोनेंट लिख के आओगे, कैसे हॉरिजॉन्टल लिख के आओगे, कैसे आपको एग्जाम में ये पूरी प्रिपरेशन लिखनी है, कैसे ये इक्वल करके बाकी कंपोनेंट्स बताने हैं, और लास्ट में ये भी बताना है कि कौन रेस्पॉन्सिबल है हमारे मेन काम के लिए, यानी कि हमारे चलने के लिए। सो ये छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए, बाकी काम तो आप सारा कर ही सकते हैं, आसान है, सारी चीजें मैंने अच्छे से समझा दी हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको अब इरेज कर दूँ, ठीक है। सो बेटा एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, टॉपिक ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है। सो आ सकता है ये टॉपिक,
तो इस टॉपिक को ध्यान से एक एक लाइन को अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। कहीं पर भी अगर आपको ये लगता है कि कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उस टॉपिक पर सॉल्यूशन मैं आपको जरूर दे दूंगी। ऐसा अब तक हुआ नहीं है कि किसी बच्चे ने मुझसे कमेंट किया हो मैम ये टॉपिक नहीं आता और हमने उसका जवाब ना दिया हो। जो पॉसिबल है, जो हम आसानी से बता सकते हैं, जिसका आंसर हम दे सकते हैं, वो सब हमने आपको देने की कोशिश की है। अब बाकी का काम आपका है, थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के तो देखिए किसी को कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। खाना भी जब मुंह में जाता है, जब आप खाने को तोड़कर रोटियां जो हैं उसकी बाइट लेते हो, है ना, या फिर चलो माना कि आपकी मम्मी ने आपको तोड़ के खिला दिया, लेकिन बेटा चबाना तो आपको ही पड़ेगा ना, ऐसे तो होगा नहीं। सो थोड़ी सी मेहनत है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, मुझे नहीं लगता मुश्किल है, मुश्किल नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इतना है कि एग्जाम में आने लायक टॉपिक है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी कर लें, अच्छे से एक बार इसकी प्रैक्टिस भी कर लें। अगर फिर भी आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और मुझे कमेंट करना प्लीज मत भूलिएगा, मुझे बताइएगा आपको दोनों ही टॉपिक कैसे लगे। फर्स्ट जो एप्लीकेशन हमने की थी कुशन पुल वाली लोन रोलर की, वो आपको कैसी लगी, और जो मैंने आज आपको सिखाया है चलना, तो वो चलना आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई हो वीडियो, समझ में आया हो आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है और इजी भी है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको रियल में हमारा जो चैनल है उस पर डाली गई वीडियोस, मेरा पढ़ाया हुआ सब समझ में आता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए पढ़ना, अगर आप पढ़ने में किसी की हेल्प करते हो ना, तो इससे बेस्ट, अगर मैं नॉर्मली बोलूँ तो इससे ज्यादा धर्म का काम कोई नहीं है। तो थोड़ा सा पुण्य आप भी कमाइए और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका बेनिफिट ले सकें, उनके भी मार्क्स अच्छे आए और वो भी अपना इंटरव्यू क्रैक कर सकें, जॉब ले सकें, उसमें कुछ हिस्सा आपकी भी होगा। मतलब आपने उनकी हेल्प की, उनको शेयर किया, तो जल्दी से चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लगी। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ चेंजमेंट होना चाहिए पढ़ाने के तरीके में, समझाने के तरीके में, या फिर मैम ऐसे करा करो ऐसे करा करो, अगर कुछ आइडिया है आपके पास तो वो फीडबैक भी आप मुझे दे सकते हैं। आपके आइडियाज मैं जरूर देखूंगी, समझूंगी, क्योंकि बच्चे ज्यादा बेटर बता पाते हैं कि उनको किस तरह से समझना ज्यादा आसान होता है, उनको किस तरीके से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो बताना मत भूलिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे जो भी हमने आज सीखा है, जो हमने रिजोल्यूशन करना सीखा है, जिसमें हमारे पास दो वैल्यू आई ना, जैसे पुल में हमारे पास क्या आया, पुल में हमने सीखा mg प्लस एफ साइन थीटा, ये हमारा पुश में आया था, है ना। और पुल में हमने क्या सीखा, पुल में हमने सीखा था mg माइनस एफ साइन थीटा, ये सब हमने सीखा था ना। और जो हमारा वाल्किंग था उसमें हमने क्या सीखा कि एक कंपोनेंट तो इक्वली हो जाता है, किसके, हम लोग लिख देते हैं mg इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस आर साइन थीटा। सो ये जो बेटा रिजल्ट आए हैं इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड मैं कराऊंगी आपको न्यूमेरिकल्स। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, एप्लीकेशन जो रिजोल्यूशन है हमारे फोर्सेस की उसकी सारी एप्लीकेशन कराऊंगी। तो उससे पहले जो भी टॉपिक्स मैंने आपको कराए हैं ना, पुश पुल और रिजोल्यूशन और जो वाल्किंग वाला है, इनको अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आएंगे तो ये नहीं आएंगे, और ये नहीं आएंगे तो न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। और दूसरी बात, जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू में अभी भी कंफ्यूजन है, साइन की वैल्यू किस एंगल पर कितनी होती है, कोस की वैल्यू किस एंगल पे कितनी होती है, तो बेटा बहुत बार बता चुकी हूँ, आप खुद भी देख सकते हैं तीनों फॉर्मूलेज में साइन और कोस थीटा यूज हो रहे हैं, तो आपको वैल्यू तो याद करनी ही होगी। जो नेक्स्ट में लेक्चर लूंगी उससे पहले आपको ये सारी की सारी वैल्यूज याद करनी है, ताकि आप अच्छे से सारी वैल्यूज को पुट कर सके और आंसर फाइंड आउट कर सके। अदरवाइज आपको ना तो न्यूमेरिकल समझ में आएंगे और ना ही आप उनको सॉल्व कर पाएंगे, और मैं नहीं चाहती आपका एक मार्क्स का भी क्वेश्चन छूट जाए, आपके 1 मार्क्स भी कम। मैं चाहती हूँ आप फिजिक्स में बेस्ट करें, मैं अगर बेस्ट मेहनत कर रही हूँ तो मेरे बच्चे भी मेरे साथ बेस्ट मेहनत करें। सो कोशिश कीजिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिए,
अपनी साइन कोस की वैल्यू पर अपना बढ़िया एकदम याद कर लीजिए उनको, और अच्छे से ये फॉर्मूले याद करिएगा, टॉपिक को अच्छे से करिएगा। चलिए अब मुझे विदा दीजिए, अब मैं चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, बेस्ट वीडियो लेके आऊंगी आपके लिए न्यूमेरिकल्स की, इजी वे में करेंगे, अच्छे से सारे न्यूमेरिकल्स सारे पैटर्न में करेंगे। ओके चलिए, मेरा ऐसा ही चलता रहेगा लेक्चर। ओके बाय बाय, टेक केयर।